ये वर्ड सुनते ही आप सबके माइंड में क्या आता है? कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। उसको खुजाते हुए देख के कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा मतलब वर्कर बहुत ज्यादा है। चावल खा के पेट भर लेते हो। अगर आप विकिपीडिया पर एंटी बिहार सेंटिमेंट सर्च करोगे तो पूरा का पूरा एक आर्टिकल मिल जाएगा इसके बारे में। पंजाब के पॉलिटिशियन ने बोला, हम यूपी, दिल्ली, बिहार के भैया लोगों को राज्य में घुसने तक नहीं देंगे। तमिलनाडु में कुछ मंथ पहले ही बिहारी माइग्रेंट्स को मारा गया है। और क्यों? इलेक्शन के वक्त बिहार के नाम पे वोट लिया जाता है। महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के 2008 माइग्रेंट वर्कर्स पर अटैक किया गया और दिल्ली वाले तो बिहारी वर्ड को एज अ गाली यूज करते हैं। अबे चलना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। चावल, लेबर, मिस्त्री और गुटका और पता नहीं ऐसे कितने ही वर्ड से कंपेयर किया जाता है। क्यों भारत जैसे देश में एक कम्युनिटी के साथ इतना भेदभाव किया जाता है? आज इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों लोग बिहार को इतना हेट करते हैं। बिहारी वर्ड सुनते हैं आप लोग, सबसे पहले तो माइंड में क्या आता है? गाली। एक बिहारी 100 बीमारी। बहुत जगह बदतमीज भी होते हैं, गंदे होते हैं क्योंकि हमारी सिटी को बहुत गंदा करके रखते हैं। पान गुटखा। Yeah, like they chew, like they eat with their hands, na. So they are very gross. Like I can't sit with them and I can't eat with them, na. अगर आप किसी बिहारी से बिहार के बारे में पूछोगे तो वो बोलेगा, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से निकलते हैं, सबसे ज्यादा IITians भी बिहार से निकलते हैं। या फिर वो गौतम बुद्ध की हिस्ट्री बताएगा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाया है, उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने भी पटना बिहार में जन्म लिया था। भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया था, वो भी बिहार में था। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो की खोज की, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब बिहार से हैं। और ऐसे ही कितने ही सारे अचीवमेंट बिहार के नाम है। लेकिन ये भी सच है कि ये सब बस अब एक इतिहास बन के रह गया है, जो कि अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और करंट डेट में बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हम अपने इतिहास से कब बाहर निकलेंगे ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, पढ़ाई लिखाई में बिहार सबसे पीछे और बच्चा पैदा करने में बिहार सबसे आगे। बिहार में आज भी चोरी करके पास करवाने की प्रथा कंटिन्यू है, जिसको हम बोलते हैं जमी जमाई व्यवस्था। प्रोडिकल्स है, सो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसी चीटिंग करती हुई वीडियो बिहार के एग्जाम हॉल से काफी बार वायरल हुई है। लेकिन कैसे? दुनिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी बिहारी क्लियर कर लेते हैं। देखो, इससे ये तो पता चलता है कि टैलेंट तो बहुत है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। बट बिहार पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक बिहार में 23 चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ ये 6 लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। साल 1992 में कांग्रेस ने फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। मींस सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बिजनेस को रॉ मटेरियल में, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ सब्सिडी मिलने लगा, मींस की छूट मिलने लगा, हल्का फुल्का डिस्काउंट मिलने लगा। अब इससे हुआ ये कि जहां रिसोर्स है उसके अलावा भी और जगह कंपनियां खुलने लग रही थी। देखा जाए तो ये स्टेप भारत के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन हुआ ये कि सारी की सारी कंपनी अब पोर्ट्स या सी रूट के पास में ही खुलने लग गई और बिहार की इकोनॉमी गिरने लग गई। फिर साल 2000 में बिहार झारखंड से सेपरेट हुआ और जितना भी कोल, आयरन सब था, सब का सब झारखंड में चला गया और बिहार फुल्ली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने लग गया। और बिहार के लैंड्स भी काफी स्मॉल बीघा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से कोई भी कंपनी फैक्ट्री ओपन नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पता नहीं कितने सारे लैंडलॉर्ड हैं जिनसे बात करना पड़ता है। उनसे मिलके फिर सारी कंपनियों में रेट फिक्स करना पड़ता है, काफी लफड़ा हो जाता है, जिस वजह से लोग बिहार छोड़ के पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो चुकी थी, जिनका मोटो विकास नहीं सम्मान चाहिए था। और हो सकता है उन्होंने बहुत लोगों को सम्मान दिलाया हो, लेकिन ज्यादातर यादव या मुसलमान लोगों को ही उन्होंने सम्मान दिलाया था। लालू प्रसाद यादव तो ये तक चाहते थे
कि बिहार में 100% रिजर्वेशन ले आओ। लालू प्रसाद यादव ने बिहार पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 साल राज किया है। इनके राज को जंगल राज या गुंडा राज भी कहा जाता है। सिर्फ अपनी जेब भरी है और स्कैम पे स्कैम किए हैं। इतने सारे स्कैम किए हैं कि ये वीडियो में सिर्फ एक स्कैम के ऊपर बनाया जा सकता है। लेकिन हम बिहारियों को हेट क्यों करते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो उसी पे बात करते हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं किया, पुलिस को अपने जेब में रखा, क्राइम रेट एकदम पीक पे, खुलेआम बदमाशी चल रही है, कोई काम धाम नहीं, पूरी मस्ती चल रही है वहां पे। 7 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया था। और सोचो आज की डेट में भी उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है, लाखों में वोट मिल रहे हैं, जबकि लोगों को पता है कि उनका नेचर कैसा है। बिहार में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से बिहार की कंडीशन आज ये हो रखी है। अगर आप पूछो कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लेकिन ये सब एक्सक्यूज है, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे बहुत से स्टेट हैं जो कि लैंडलॉक हैं, लेकिन कंपनियों की ये सब पहली चॉइस है। एक्सक्यूज के नाम पे काफी कुछ बोला जा सकता है। मैंने एक बात सुनी थी कि अगर इंसान भूखा है तो वो रोटी की चिंता करता है, और अगर इंसान का पेट भरा है तो वो देश की चिंता करता है। और बिहार गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि रोटी कपड़ा मकान में फंसाए रखो, वरना ये डेवलपमेंट मांगेंगे, रोड मांगेंगे, प्राइवेटाइजेशन मांगेंगे, स्कूल मांगेंगे। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY, सैटरडे STATR। बिहारी बहुत प्राउडली बोलते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। और इस बात पर भी बहुत प्राउड करते हैं कि सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार स्टेट से निकलते हैं। लेकिन इसमें गर्व करने जैसा क्या है? साफ पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने अपना काम नहीं करा। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिस वजह से लोग गवर्नमेंट एग्जाम में अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। इवन माँ बाप भी अपनी जमीनें बेच कर, वो भी सस्ते रेट पर दूसरों की जमीन पे काम करना चालू कर देते हैं, जिससे कि उनका बेटा अफसर बन सके, कुछ बड़ा काम करा सके। अगर नहीं बने तो पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, और बन गए तो आपको शादी करने के लिए एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, डॉरी मिलेगा, पूरी की पूरी लिस्ट है। IAS से लेके क्लर्क तक सबका रेट फिक्स है बिहार में। ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहां से शादी होगा? हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहां से मैरिज? TMC लीडर ने बोला, एक बिहारी 100 बीमारी, एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए। और महाराष्ट्र में तो ये तक बोल दिया गया कि बिहारियों के लिए परमिट सिस्टम होना चाहिए। ऑटो वाले, लेबर या कोई टी स्टॉल पर कोई लड़का ही क्यों ना काम कर रहा हो, उन सब की इमेज ऐसी बना दी गई है कि वो सारे के सारे भले ही कोई भी कास्ट के हों, उन सबको ए बिहारी इधर आ, ओ बिहारी इधर आ, ऐसे करके बुलाया जाता है। गोवा के CM ने बोला, राज्य में 90% क्राइम रेट के जिम्मेदार यूपी बिहार से माइग्रेंट वर्कर हैं, और बिहार से आने वाली डायरेक्ट ट्रेन को तो बंद कर देना चाहिए। अब ये सोचो, इतने बड़ी पोस्ट पर, CM लेवल की पोस्ट पे अगर कोई कुछ भी बोलता है तो आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि हमारे राज्य को, हमारे देश को बिहारी ही खराब कर रहे हैं। और बाकी रही सही कसर बॉलीवुड ने पूरा कर दिया। बॉलीवुड तो बिहार को एकदम गंदा, ठरकी, जितना गंदा दिखा सकता है उतना दिखाने की कोशिश करता है। गंगा जल, गैंग्स ऑफ वासीपुर, स्टूल जैसी मूवियों में बिहारियों को ऐसा दिखाया गया है कि भाई खैर, 12th फेल जैसे फिल्मों से लोग भले ही प्रेरणा ले ना ले, लेकिन इन मूवियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। और जब साउथ इंडिया में इलेक्शन आते हैं तो वहां पर भी बिहार के नाम पे वोट लिया जाता है। लेकिन भैया, ये बिहार के नाम पे साउथ में कैसे वोट लिया जाता है? तो देखो, ऐसे समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट हर राज्य से टैक्स कलेक्ट करती है, और जितना रेवेन्यू कलेक्ट करती है उन राज्य की गरीबी देखकर उसको रिटर्न कर दिया जाता है। मींस जो ज्यादा गरीब होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य को डेवलप करने के लिए उसको उतने पैसे देगी। लेकिन कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अपने पॉपुलेशन के हिसाब से ये स्टेट काफी अच्छा टैक्स कलेक्शन करते हैं। अब ऐसे समझो, हर 100 रुपए की टैक्स की वसूली पर
तमिलनाडु को 29 रुपए, कर्नाटका को 36 रुपए और महाराष्ट्र को 13 रुपए गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है। और वहीं बिहार में सिर्फ 100 रुपए कलेक्ट करती है और रिटर्न में 219 रुपए दिया जाता है। जहां 100 रुपए कलेक्ट करके बाकी सब स्टेट को 29 रुपए, 36 रुपए और 13 रुपए दिए जा रहे थे, वहीं 100 रुपए कलेक्ट करने के बाद बिहार को डबल दिया जाता है। बिहार गवर्नमेंट लाइक कोई काम धाम नहीं, बढ़िया एकदम पैसे डबल हो रहे हैं, कोई काम धाम नहीं करेंगे। और ऐसे में स्टेट को यह दिक्कत हो जाती है कि भैया काम हम करेंगे और फायदा कोई और ले जा रहा है। यूपी बिहार की सरकारों को फायदा मिल रहा है, काम हम लोग कर रहे हैं और यही नीति इलेक्शन में यूज की जाती है। और यहाँ पे साउथ के इलेक्शन में बिहारी लोगों को विलन बना दिया जाता है। मैंने बताया था ना, बिहारियों के नाम पे वोट लेना ये वजह थी। बिहारियों को विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसे शो करते हैं कि वो सिर्फ यूपी और बिहार का ही फेवर ले रही है, क्योंकि इन स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो दिखाया यह जाता है कि इनको यहाँ से वोट बैंक ज्यादा मिलने वाला है। ऐसे ही भड़काऊ भाषण की वजह से साउथ इंडियन बिहारी से हेट करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पैसों से लेकर ही भैया लोग हम पे ही राज कर रहे हैं। लेकिन बिहार के 2.97 करोड़ फैमिलीज में से सिर्फ 1 करोड़ बंदे ही मंथली 6,000 रुपए कमा पाते हैं। सिर्फ 1 करोड़, समझो 3 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1 करोड़ बंदे 6,000 या उससे कम कमा रहे हैं, अपना घर खर्च चला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। अभी रिसेंट में ही 28 जनवरी 2024 में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का फिर से हाथ थाम लिया। इससे पहले 8 बार वो सीएम बन चुके हैं अपने 15 साल के कार्यकाल में। और बीजेपी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े पलटू इंसान है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। तो चलो देखते हैं कि इनका कार्यकाल कैसे शुरू हुआ। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। फिर 2014 में बीजेपी को रिजाइन किया। 2015 में आरजेडी का हाथ थाम लिया। 2017 में बीजेपी को फिर से ज्वाइन कर लिया। फिर 2022 में बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन ज्वाइन कर लिया आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार उसी पार्टी के साथ महागठबंधन ज्वाइन कर रहे हैं जिनको कुछ वक्त पहले जंगल राज बोला करते थे उनके समय को। और आज 28 जनवरी 2024 को बीजेपी को नीतीश कुमार ने फिर से ज्वाइन कर लिया। और यार, ये बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आता कि इंसान पे 1 बार भरोसा करो, 2 बार भरोसा करो, 3 बार भरोसा करो और फिर से 4थी बार भरोसा कर लिया। पता है कि यह इंसान पलटेगा। खैर, अब क्या ही बोलूं मैं। आज हमने इस्तीफा दे दिया, सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे। लेकिन अब हम इसको एंड पे लाते हैं। देखो यार, मेरा कहना तो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, अगर यही चीज इंडिया के बाहर होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो यह सोचो कि हम अपने ही देशवासियों को, किसी को मोमोज बोलते हैं, किसी को नेपाली बोलते हैं, किसी को चावल बोलते हैं, किसी को मिस्त्री बोलते हैं, किसी को पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं। बोलना बहुत गलत बात है। हमारे साथ जब ये चीज होती है तो हमें खुद को फील होता है। देखो, बाहर इंडियंस के साथ ऐसा ऐसा सलूक होता है और एज एन इंडियन, एज अ भारतीय, जब हम ही अपने देशवासियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो सोचो ना, वो किसको बोलेंगे, वो कहाँ जाएंगे बोलने। तो जब दूसरों के साथ होता है तब कंप्लेन करने का आपको कोई हक नहीं, क्योंकि आप खुद अपने देश में ही सब कर रहे हैं।